हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का बच्चों मैथ्स करने वाले हैं और मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो हम मेथड कर रहे थे वो था बच्चों हमारा विलोपन विधि या फिर उसको एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। उस पे काफी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उम्मीद है आप सबको अच्छे से वो क्वेश्चन आ गए होंगे और आप खुद भी उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब देखिए, एक आधा क्वेश्चन और उस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आप खुद करेंगे। बाकी के जितने हमने यहाँ पे कवर किए हैं क्वेश्चन, तो उसके अलावा जो बचे हैं सब के सब आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ना है, कम इम्पोर्टेंट है। जो हमने यहाँ पे कवर नहीं किए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। उस जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो आपकी बुक में है। बस ये बात है कि जो आपको मुझे लगता है कि हाँ आ गए हैं और एक जैसे से हैं, तो वो सारे नहीं करते। हम यहाँ पे उस टाइप के एक या दो प्रैक्टिस करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। और आप सारे के सारे क्वेश्चन खुद करें, बाकी आपका होमवर्क होता है। तो चलिए, इसी लर्निंग के साथ हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये है बच्चों। तो अभी जो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे वो हम करने जा रहे हैं बच्चों विलोपन विधि से रिलेटेड। ठीक है, तो विलोपन विधि का जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है जो आपको करना है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप पहले ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोलना चाह रहे हैं ये कि पहले 3 दिन का अगर कोई आप लाइब्रेरी से बुक लेते हैं तो पहले 3 दिन का उसका कुछ फिक्स्ड किराया है, फिक्स्ड रेंट है, वो आपको वहां देना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही 3 दिन हो जाते हैं पूरे, उसके बाद आपका अलग किराया है, प्रत्येक दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने 27 रुपए दिए, 7 दिन तक उसने पुस्तक रखी, एक हफ्ते तक रखी। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। कितने रुपए? सुशी ने 5 दिन रखी तो उसने 21 रुपए दिए और सरिता ने 27 रुपए दिए 7 दिन रखने के। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो फिक्स्ड किराया है वो आपको बताना है, फिक्स्ड चार्ज है वो बताना है, और प्रतिदिन का जो डेली चार्ज है, चार्ज फॉर ईच डे, वो आपको बताना है। ये दो चीज आपको बतानी है। और कैसे बताएंगे आप बच्चों? आप समीकरण बनाएंगे। दो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं, किससे रिलेटेड? एक सरिता से रिलेटेड, एक सुशी से रिलेटेड। तो उनको यूज करके, उनका इस्तेमाल करके आप दो समीकरण बनाएंगे। समीकरण युग्म आपका आ जाएगा। उसके बाद उस समीकरण युग्म को हल करके आप क्या कर सकते हैं? आप उसका समीकरण युग्म को हल करके आप इसको, इसके हल निकाल सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बस यही तो करना है। अब देखिए, एक चीज और कई लोगों के मन में ये आएगी कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा तो दिया नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है? कोई यहाँ पे गिवन नहीं है चीज। इसीलिए अब कोई सा मेथड आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है आपका सोचना। जब तक आपको नहीं दिया गया कि कौन सा मेथड यूज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करके आप आंसर निकालते हैं। बस एक चीज का ख्याल रखना है आपको
कि कौन से तरीके से ये क्वेश्चन आसान होने वाला है वो आपको देखना है और उसी अकॉर्डिंगली वाइजली आपको वो तरीका यूज करना है। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि कौन से तरीके से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और वो समझ कैसे आएगी बच्चों? वो समझ आएगी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आता जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो निकालना है वही हम लेट कर लेते हैं, वही हम मान लेते हैं। तो क्या निकालना है हमें यहाँ पे? हमें निकालना है कि इसका नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो आप बोल सकते हैं कि माना नियत किराया कितना x और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना y मान सकते हैं। या फिर अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो लिख सकते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज को हम मान सकते हैं, कितना मान सकते हैं? x मान सकते हैं, x रुपीज मान सकते हैं। बेसिकली चार्ज होगा तो रुपए में आएगा और जो चार्ज ईच डे का है उसको y रुपीज मान सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं एंड द चार्ज फॉर ईच डे, प्रत्येक दिन का चार्ज कितना होगा? y रुपीज होगा। ये हमने मान लिया। तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इसको लिखेंगे। माना नियत किराया कितना है? x, ये हम पहली स्टेटमेंट के लिखेंगे हिंदी में। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो हम मानेंगे y। बस ये इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब हमें क्या करना है? मेन काम बच गया। अब इंपॉर्टेंट काम है कि हमें इसके समीकरण बनाने हैं। समीकरण कैसे बनाएंगे? देखिए क्या बोला गया है, ये बोला गया है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। ठीक है, 27 रुपए अदा किए कितने दिनों तक? 7 दिन तक। तो अब देखिए कि फिक्स्ड किराया कितने दिन तक है, जो ये फिक्स्ड चार्ज है या फिर नियत किराया है वो कितने दिन तक है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। मतलब अगर मैं बोलूं ये x, तो कितने दिन को ये दर्शाता है कि x जो किराया है वो 3 दिन का है, तो 3 दिन को दर्शाता है। प्लस बाकी कितना बचे भाई? उसने सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक किराए पे ली थी, तो 3 दिन तो x किराया हो गया उसका। और बाकी y किराया तो हर एक दिन का है, मतलब ये 4 दिन के लिए होगा। तो मैं 4 को अगर y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 दिन का किराया आ गया। तो भाई 4 दिन का किराया तो यहाँ आ गया, 3 दिन का ये हो गया, टोटल हो गया 7 दिन का किराया। और इसमें उसने 27 रुपए पे किए हैं। ये पहला समीकरण बन गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक करेंगे तो कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। मैं एक बार दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पे जो x है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को दर्शाता है? 3 दिन के किराए को। तो इसीलिए 3 दिन तो इसमें कवर हो गए सरिता के, और बाकी 4 दिन मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। क्योंकि y प्रत्येक दिन का किराया है, तो एक दिन का किराया y है, तो 4 दिन का 4 गुना y हो जाएगा। इसीलिए 4y 4 दिन का किराया होगा। 4 दिन का ये, 3 दिन का ये, टोटल 7 दिन का किराया कितना? 27 यहाँ पे बताया गया था, इसलिए हमने 27 लिख दिया। अब इसी तरह हम समीकरण 2 बनाएंगे। समीकरण 2 में सुशी की बात की गई है और उसने कि 5 दिनों तक पुस्तक रखी। तो x कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। प्लस कितने बचे? 2 दिन तो बचे, तो y को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये उसका किराया कितना था? 21 रुपए। ये समीकरण 2 हो गया। बस अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, विलोपन विधि का इस्तेमाल करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा आप क्या कर सकते हैं? विलोपन विधि द्वारा जो आपका यू कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाना है आपको। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से
समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। तो ये लिखेंगे आप। तो समीकरण 1 कौन सा है, पहले तो समीकरण 1 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो समीकरण 1 मुझे दिख रहा है x + 4y इज इक्वल टू 27, यही तो था समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या था, x + 2y इज इक्वल टू 21। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 हम यहाँ पे घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, ये साइन आ जाएंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए x से -x कट जाता है और 4y में से 2y अगर हम घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2y बच जाएगा यहाँ पे। और 27 में से 21 माइनस हो गया तो 6 यहाँ पे बचेगा। 2y बराबर है 6, तो y बराबर है 6/2। कैंसिल आउट करेंगे, इसको काटेंगे तो y बराबर है 3, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये y आ जाता है 3। अब x निकालना है, सिंपल है। अगर y की वैल्यू, y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए y का मान हम पुट करते हैं फटाफट, समीकरण 1 में रख के देखते हैं। समीकरण 1 में y इज इक्वल टू 3, या y का मान आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3 रखने पर। क्यों रखा भाई, यही तो आया है y का मान, तो इसलिए हमने यही रख दिया। तो ये रखने पर हमें क्या मिलता है, ये देखिए। समीकरण लिख लेते हैं पहले, x + 4y इज इक्वल टू 27। तो x + 4 और y की जगह हम 3 रख सकते हैं, इज इक्वल टू 27। अब क्या करेंगे हम, अब x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है, इज इक्वल टू 27, इज इक्वल टू 27 यहाँ पे आ जाता है। अब x इज इक्वल टू 12 को भाई दूसरी पार लेके जाएंगे, बॉर्डर पार हम ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 - 12 कितना हो गया, ये x इज इक्वल टू 27 में से अगर 12 माइनस हो जाएंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो देखिए दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे आ गई और y की वैल्यू हमने 3 निकाल दी है। तो अब हमें क्या लिखना है, फाइनली दोनों वैल्यू तो आ गई, लेकिन आंसर प्रॉपर तरीके से हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जो हमने शुरू में लेट किया था कि फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं भाई, 15 रुपए हैं फिक्स्ड चार्जेस। मतलब एक बार अगर पुस्तक लेते हैं तो आपको 3 दिन के 15 रुपए फिक्स्ड चार्ज हो गया। उसके बाद प्रत्येक दिन का नियत किराया जो होता है, या फिर चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज फॉर ईच डे कितना हो जाता है, चार्ज फॉर ईच डे हो जाता है कितने रुपए, 3 रुपए। तो ये 3 रुपए प्रत्येक दिन का चार्ज आपका आ जाता है। इस तरह से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है और क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा वो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये थोड़ा मतलब काफी टफ लगता है बच्चों को, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा बोल सकते हैं या फिर थोड़ा लेंदी मेथड हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। इसीलिए बिल्कुल आप इसको
ध्यान पूर्वक देखें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब ये मेथड आप देख रहे हैं तो आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए ध्यान रखें इस बात का, ताकि तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में इसको हम बोलते हैं वज्र गुणन विधि। क्या बोलते हैं हम? वज्र गुणन विधि। तो हमने अभी तक काफी मेथड कर चुके हैं हम, तो इसमें से एक आता है वज्र गुणन विधि या फिर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, जो हमारे समीकरण की जनरल फॉर्म होती है, उस फॉर्म को हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होती है? इसी तरह तो लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण क्या हो गया? दूसरा समीकरण हो गया भाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि आप कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, कोई गेम खेलते हैं भाई, लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, हर किसी ने खेला होगा ये गेम। तो उस गेम में क्या होता है कि बोलते हैं ना कि भाई चक्की कहाँ से चलेगी, कहाँ से हम ये किसी की चाल, सबसे पहली किसकी चाल आएगी और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चक्की किस तरफ से चलेगी, ये चीज होती है गेम में। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल हम, ये तरीका भी बिल्कुल उसी गेम की तरह है। आप लूडो खेलते हैं या फिर कैरम खेलते हैं, बिल्कुल उसी गेम की तरह हम इसको भी करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मेन चीज आती है कि जैसे उसमें बोलते हैं चक्की कहाँ से चलेगी, क्लॉकवाइज चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, और शुरुआत कौन करेगा भाई, शुरुआत कहाँ से होगी। तो कई बार जैसे कैरम में जहाँ पे इंडिया, मेड इन इंडिया लिखा होता है, वहां से शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे कहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ये चीज ध्यान देने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो चीज आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको तीन चीज लिख देनी है। x लिख देना है, फिर यहाँ पे y लिख देना है, और फिर 1 लिख देना है। ये तीन चीज आप लिख देंगे। क्या क्या? x, y और 1। और आप शुरुआत करेंगे b1 b2 से। किससे? b1 b2 से हमेशा आप शुरुआत करेंगे। b1 b2 ये यहां से आप स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत जरूरी चीज है आपके लिए कि b1 b2 से आप शुरुआत करेंगे। जो भी आपका समीकरण है पहले तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे बताई है, बिल्कुल इस तरह की फॉर्म में आप उसको ले आएंगे। उसके बाद b1 b2 से आप शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए x है, तो x से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आप लिख देंगे b1 और b2, ठीक है। उसके बाद आप इस तरफ चलेंगे, फिर आ जाता है C1 C2, ठीक है। B1 B2 के बाद C1 C2 लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, x को छोड़ के थोड़ा x और y के बीच में आप लिख देंगे C1 और C2। इसी ऑर्डर में है जैसे ये समीकरण है, बस आपको ये देखना स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं आप, और उसके बाद चक्की किस तरफ चल रही है, बात खत्म। बिल्कुल ये गेम की तरह है। उसके बाद C1 C2 के बाद क्या आ जाएगा? A1 A2 आ जाएगा। तो हम देखिए y को बीच में रखते हुए y के थोड़ा सा राइट में हम A1 और A2 लिख सकते हैं। उसके बाद A1 A2 के बाद फिर से जब हम एंड करेंगे तो B1 B2 लिखेंगे, यहाँ पे B1 B2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए कि इसको हम करेंगे कैसे। ये तो लिख तो दिया हमने, अब इसको करना कैसे है। तो हम शुरुआत जो करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो यहां से हम शुरू करेंगे B1 से, फिर ये B2 को C1 से करेंगे, C1 को A2 से, और C2 को A1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, A1 को B2 से और A2 को B1 से करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ऊपर वाला होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? जिस तरफ ये एरो जा रहा है। तो देखिए ये एरो आप क्रॉस में बनाएंगे, तो
B1 को C2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद B2 से B2 को C1 से करेंगे, इसी तरह C1 को A2 से, C2 को A1 से करेंगे। ये एरो आपको देखने हैं, इस तरह से आप एरो बनाएंगे। भाई एरो अगर आपने गलत डायरेक्शन में बना दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना होगा आपको। अब देखिए कि इनको आप कैसे लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे x, यहाँ पे आप लिखेंगे y, और यहाँ पे आप लिखेंगे 1, और x बटे इक्वल टू y बटे और इक्वल टू 1 बटे आप ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ फिर से आ जाते हैं हम। B1 को मल्टीप्लाई करना है C2 से, तो B1 इंटू C2 और बीच में आप लगाएंगे माइनस का साइन, माइनस B2 इंटू C1 लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे आप कि B1 इंटू C2, B1 C2 माइनस क्या आएगा B2 C1, B2 C1, बस ये कर देंगे आप। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं नेक्स्ट वाला मल्टीप्लीकेशन। देखिए इनका तो हमने कर दिया मल्टीप्लीकेशन इनका, अब हमें करना है इनका। तो C1 को A2 से, उसके बाद C2 को A1 से, और बीच में माइनस का साइन। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं C1 को A2 से मल्टीप्लाई किया है भाई, C1 A2 बीच में माइनस का साइन, और C2 को A1 से किया है, C2 को A1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद तीसरे वाला देखेंगे। देखिए फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं, और ये बचा है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जो A1 है उसको B2 से, और A2 को B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन आएगा माइनस का। तो आप क्या बोल सकते हैं, A1 इंटू B2, A1 को B2 से मल्टीप्लाई किया, बीच में आ गया माइनस का साइन, और फिर आपने क्या कर दिया कि जो A2 है उसको B1 से मल्टीप्लाई कर दिया, A2 को B1 से कर दिया, तो ये आ गया। अब बच्चों आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को अलग अलग इक्वेट कर देंगे। कैसे, देखिए x बटे जो भी है आपका B1 C2, जो अगर नंबर होंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा, कोई एक नंबर आ जाएगा माइनस B2 C1, और इसको आप रख देंगे 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 के, ठीक है। इसी तरह इसमें x की वैल्यू आ जाएगी, बाकी तो नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे भी आपको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा। इसी तरह y को आप अलग से रखेंगे, y क्या है C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ये जो आपका C1 A2 C2 A1 है, ये तो नंबर्स होंगे, तो इनको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को आप अलग अलग से इक्वल टू रखेंगे, और x और y के मान यहाँ से आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मेथड को अप्लाई करेंगे। अब बच्चों ये मेथड आपने समझ लिया है, ये मैंने जनरल मेथड बताया है हर क्वेश्चन के लिए। अब हम क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये आ सकता है। तो क्वेश्चन हम अगले सेशन में इसके प्रैक्टिस करके देखेंगे, बस तब तक आप इस मेथड को अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमने काफी इंपॉर्टेंट मेथड किया है, और मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी वज्र गुणन विधि। तो इस मेथड को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मेथड। इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।